हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट है, साथ में सारा कष्ट मिल के पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग साथ तो कभी भेदभाव नहीं हुआ। नारा उठता है सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं बताइए। हम लोग को एक चीज पढ़ाई जाती है कि लॉ कैन नॉट बी अनजस्ट, और ये लॉ कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस आई है वो अनजस्ट है कई तरीके में, कई ग्रे एरियाज भी हैं। मैं दलित समाज से संबंधित व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे सवर्ण भाइयों पर अन्याय अत्याचार में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया, आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण और सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क है, और सुरक्षा का हक हर एक बच्चे का है। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. जाट हूँ, दलित समाज से आता हूँ, परंतु पंडित जी हमारे पंडित जी के साथ रहते हैं, पंडित जी के साथ बैठते हैं, खाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ये कहानी किसी छोटे कस्बे की नहीं है, ये कहानी किसी गली मोहल्ले की दीवारों की भी नहीं है, ये कहानी है देश के सबसे बड़े और नामी विश्वविद्यालयों की। दिसंबर 2022 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसकी कैंपस की दीवारों पर, खासकर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के आसपास कुछ लिखा गया, और जो लिखा गया वो पढ़ाई की भाषा नहीं कही जा सकती, वो बहस की भाषा भी नहीं कही जा सकती, वो सीधी धमकी थी। दीवारों पर लिखा था, ब्राह्मिन्स लीव द कैंपस, ब्राह्मिन्स बनिया, वी आर कमिंग फॉर यू, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। सोचिए, ये शब्द किताब में नहीं थे, ये पोस्टर पर नहीं थे, ये स्लोगन नहीं थे, ये डर के शब्द थे। अब जरा खुद से पूछिए, अगर ये शब्द आपके बच्चे के कॉलेज की दीवार पर लिखे होते तो आप इसे क्या कहते? बहस, राजनीति, या फिर एक खुली धमकी? आखिर लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ वही जो अक्सर होता है। टीचर्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की, स्टूडेंट यूनियन ने बयान दिया, कहा गया ये कैंपस डाइवर्सिटी पर एक हमला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा जांच होगी, मतलब बयान आए, कागज चले और एक इंक्वायरी बैठा दी गई। लेकिन असली सच्चाई, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। उस जांच का नतीजा आखिर क्या निकला? मार्च 2024 में आरटीआई के जरिए जो जानकारी हमारे सामने आती है, उसमें जो पक्ष खुल के सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला था। बताया गया कि सुरक्षा कर्मी दोषियों को पहचान नहीं पाए, किसी छात्र या समूह का नाम सामने नहीं आया, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई अंतिम सजा तय नहीं हुई। मतलब साफ है, घटना हुई, नारे लिखे गए, डर फैला और फिर सब भूल गए। अब रुकिए, यह सवाल जाति का नहीं है, यह सवाल न्याय का है। अगर यही शब्द किसी और पहचान के खिलाफ लिखे गए होते तो क्या नतीजा भी वही होता? क्या तब भी हम कहते अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स? और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अप्रैल 2022 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहां भी दीवारों पर लिखा गया, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती पर। इस बार भी वही क्रम, सुरक्षा बढ़ाई गई, एफआईआर दर्ज हुई, सीसीटीवी की बात हुई, प्रदर्शन हुए और फिर समय बीत गया। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट में वही एक लाइन, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। आज तक कोई सार्वजनिक सजा नहीं, कोई साफ फैसला नहीं। मार्च 2024 में हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी, जो एक निजी विश्वविद्यालय है और जिसे अक्सर लिबरल एकेडमिक स्पेस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां छात्र प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारे लगाए जिनमें ब्राह्मण बनियावाद, मुर्दाबाद जैसी भाषा का प्रयोग हुआ। इन नारों के साथ साथ कुछ वीडियो में तो सवर्ण समुदायों को लक्ष्य बनाकर अपमानजनक भाषा भी प्रयुक्त की गई। यहां भी वही पैटर्न सामने आया। वीडियो वायरल हुई, मीडिया में उसकी चर्चा हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी घृणा भरी बातों की निंदा की। लेकिन इसके आगे क्या? प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी विशिष्ट छात्र के विरुद्ध स्पष्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंड या निष्कासन का कोई ठोस सार्वजनिक रिकॉर्ड सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ एक बुनियादी प्रश्न उठता है, यदि विश्वविद्यालय घृणा की भाषा को गलत मानता है तो क्या केवल निंदा पर्याप्त है?
और यदि निंदा के बाद कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों को यह संदेश मिलता है कि कुछ प्रकार की जातिगत भाषा राजनीतिक अभिव्यक्ति के नाम पर सहनीय है। यही वह बिंदु है जहां यूजीसी का यह रेगुलेशन एक साथ उम्मीद भी जगाता है और चिंता भी। अब जरा ध्यान से सुनिए, यूजीसी का नियम 3, जिस पर खूब हो हल्ला आजकल मचा हुआ है, यह नहीं कहता कि जाति के नाम पर हुआ हर भेदभाव गलत है। नियम यह कहता है कि जाति आधारित भेदभाव वही माना जाएगा जो एससी, एसटी या ओबीसी के साथ हो। मतलब अगर वही गाली, वही धमकी, वही अपमान किसी और जाति के खिलाफ हो तो कानून कहेगा यह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यूजीसी का रूल 3 और उसका भाग 1 के तीसरे पार्ट में यह नहीं पूछता कि जाति का अपमान हुआ या नहीं, यह पूछता है कि अपमान किसके साथ हुआ। लेकिन अब जरा रुकिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए हैं। इन रेगुलेशंस के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के पार्ट ई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सही है और इसके लिए यूजीसी के इस ड्राफ्ट रेगुलेशन की तारीफ बिल्कुल बनती है। इन्हीं रेगुलेशंस के सेक्शन 4 में विश्वविद्यालयों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे भेदभाव को रोकेंगे, इक्विटी को बढ़ावा देंगे और किसी भी प्रकार के पक्षपात को अपने कैंपस में ना तो अनुमति देंगे ना अनदेखा करेंगे। यह भी आवश्यक है और यह भी स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा सेक्शन 5 के तहत हर विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य है छात्रों की शिकायतें सुनना, वंचित वर्गों को सहायता देना और समान अवसर सुनिश्चित करना। यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है। सेक्शन 6 में इक्विटी हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी छात्र डर के बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सके। और सेक्शन 8 में यह कहा गया है कि शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर इक्विटी कमेटी सक्रिय होगी, निर्धारित समय में जांच होगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई और सजा दोनों संभव है। यह भी एक जरूरी कदम था विश्वविद्यालयों में जातिगत वैमनस्य को मिटाने की दिशा में। यह एक सक्रिय कदम कहा जा सकता है और एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यूजीसी द्वारा जो रेगुलेशन आया है, इसमें जो नियम है वो सिर्फ कागजी हैं, यह कहना गलत होगा। नियत साफ है, ढांचा मौजूद है और मंशा बराबरी की है। यही वह बिंदु है जहां से उम्मीद शुरू होती है। लेकिन वहीं सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 के तहत नियम यह नहीं कहते कि हर जाति के खिलाफ हुआ अपमान कानूनी रूप से जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। नियम साफ लिखते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ हुआ भेदभाव माना जाएगा। यानी एक ही नारा, एक ही धमकी, एक ही शब्द किसी के लिए कानूनी अपराध हो सकता है और किसी के लिए सिर्फ एक घटना। नियम यह कहते हैं कि इक्विटी सबके लिए है, लेकिन नियम यह नहीं बताते कि अगर वही डर, वही अपमान किसी ऐसी पहचान के खिलाफ हो जो इस परिभाषा में नहीं आती तो उसे क्या कहा जाएगा। यह सवाल इक्विटी के खिलाफ नहीं है, यह सवाल दरअसल इक्विटी को पूरा करने का है। क्योंकि जब कानून यह तय करने लगे कि किसका अनुभव गिना जाएगा और किसका नहीं, तो यकीन मानिए समस्या नियत की नहीं रहती, परिभाषा की हो जाती है। यूजीसी ने बहुत कुछ सही कहा है, लेकिन जो नहीं कहा गया है वही आज सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। एक बात पहले बिल्कुल साफ कर लें, विश्वविद्यालय कोई रहस्यमयी दुनिया नहीं होते। यहां असल में मुझे लगता है 4 ही चीजें प्रायः देखने को मिलती हैं। नंबर 1 पढ़ाई, 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 3 प्यार और 4 राजनीति। बस पूरा कैंपस जीवन मुख्यतः इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। पढ़ाई में नंबर कटते हैं, फेल होने की कड़वाहट होती है, गाइड बदलते हैं और सीनियर जूनियर में तकरारें भी होती हैं। यह सब सामान्य है। लेकिन जब अकादमिक मतभेद या व्यक्तिगत खटास को संस्थागत शिकायत बना दिया जाएगा तो पढ़ाई ज्ञान नहीं, डर का कारण बन जाएगी। अब बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर की, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या होता है? थिएटर, डिबेट, स्पोर्ट्स,
कल्चरल सोसाइटीज और उनके लिए एक चयन की प्रक्रिया। कोई चुना जाता है, कोई बाहर रह जाता है, निराशा होती है, ईर्ष्या भी होती है। लेकिन अगर चयन ना होने की कुंठा भेदभाव के आरोप में बदल जाए तो फिर मंच प्रतिभा का नहीं, नोटिस और सफाई का बन जाता है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा, विश्वविद्यालयों में दोस्ती होती है, प्यार होता है, गलतफहमियां होती हैं, रिश्ते बनते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। यह जीवन है, यह सामान्य है। कई बार एक तरफा पसंद होती है और सामने से स्पष्ट ना मिल जाता है, यह भी सामान्य है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब अस्वीकृति को स्वीकार करने के बजाय संस्थागत हथियार बना दिया जाए, जब भावनात्मक ठेस जबरदस्ती के केस में बदल दी जाए। हर ना उत्पीड़न नहीं होती, हर असफल प्रेम अपराध नहीं होता। अगर यह फर्क मिट गया तो प्रेम डर बन जाएगा और संवाद अपराध। राजनीति में भी सबसे बड़ा खतरा अब देखने को हमें मिलेगा। अब राजनीति की बात अगर हम करें तो यहां सबसे ज्यादा खतरा मुझे नजर आता है। छात्र राजनीति में विचार टकराते हैं, नारे लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, यह भी सामान्य घटना है। लेकिन चुनाव के समय अगर शिकायत तंत्र हथियार बन जाए तो नतीजा खतरनाक होगा। उम्मीदवार को हटाने के लिए, विरोधी की छवि बिगाड़ने के लिए, चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए संस्थागत शिकायतों का भारी दुरुपयोग हो सकता है। और यह संभावना काल्पनिक नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक कल्पना है। समस्या यह नहीं है कि सुरक्षा के नियम बने, समस्या यह है कि हर टकराव को अपराध और हर असहमति को असुरक्षा मान लिया जाए। जब ऐसा होता है, छात्र नागरिक नहीं रहते, वे केस फाइल बन जाते हैं। विश्वविद्यालय सीखने की जगह नहीं, जांच का इलाका बन जाती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्ग को होता है। वह मध्यम वर्ग जो पहली पीढ़ी का छात्र है, जो शहर में नया है, जिसके पास वकील नहीं है, जिसके पास लंबी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों की हमारी बेटियां जो चुप हो जाती हैं, पीछे हट जाती हैं या पढ़ाई छोड़ देती हैं। यह समता नहीं है, यह नया बहिष्कार है। अगर किसी छात्र को उसकी जाति, लिंग या पहचान के कारण अपमानित या डराया जा रहा है तो यह भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव है। लेकिन अगर हर व्यक्तिगत टकराव, हर भावनात्मक ठेस और हर राजनीतिक हार को संस्थागत दंड में बदला जाए तो यह न्याय नहीं है। न्याय किसी पहचान का विस्तार नहीं होता, न्याय किसी समूह का विशेषाधिकार नहीं होता। न्याय अगर न्याय है तो सबके लिए होता है। और याद रखिए, जब न्याय एक तरफ झुकता है तो सबसे पहली चोट किसी विचारधारा को नहीं, किसी युवा के मन को ही लगती है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी जाति विशेष से आता हूं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह परिसर की यह परिसर का वो वातावरण है जिसमें आज का छात्र सांस ले रहा है। जातिगत टिप्पणी किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होती, यह किसी पर भी हो सकती है। लेकिन इस सदी की एक विडंबना यह है, जो टीवी डिबेट्स में भी आजकल जो धारणा दिखाई दे रही है, उसको देखकर यह लगता है कि आज जनरल कैटेगरी या तथाकथित सवर्ण छात्रों के विरुद्ध जातिगत अपमान अधिक सहजता से स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि एक धारणा बन गई है कि उन्हें तो पहले से ही लाभ मिला हुआ है। परंतु संविधान धारणाओं पर नहीं, व्यवहार पर चलता है। एक बात जरा साफ समझिए, जब कानून और नियम ये तय कर देते हैं कि भेदभाव सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, तो ये चुपचाप बाकी लोगों के दर्द को अदृश्य बना देते हैं। दर्द होता है लेकिन कागजों में दर्ज नहीं होता। इसीलिए ऐसी घटनाओं के बाद हमेशा एक ही चीज होती है, निंदा होती है, बयान दिए जाते हैं और न्याय अधूरा रह जाता है। और यही अधूरा न्याय विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे जहर घोलता है। छात्र पहले छात्र नहीं रहते, वे खेमों में बढ़ जाते हैं। संवाद भरोसा नहीं रह जाता, संदेह बन जाता है और कक्षा जहां ज्ञान होना चाहिए वहां डर बैठ जाता है। अब एक बहुत साफ बात होनी चाहिए, यह किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, यह किसी एक समुदाय का रोना नहीं है। यह सवाल है कि न्याय की परिभाषा आखिर क्या हो। अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो यह चुनिंदा नहीं हो सकती।
इक्विटी अगर होगी तो हर छात्र के लिए होगी, हर जाति के लिए होगी, हर पहचान के लिए होगी। और विश्वविद्यालयों का काम अन्याय की प्रयोगशाला बनना नहीं है, उन्हें होना चाहिए न्याय की प्रयोगशाला। क्योंकि जिस दिन किसी कॉलेज में या किसी विश्वविद्यालय में सवाल पूछना डर बन जाएगा, बहस करना शिकायत कहलाया जाने लगेगा और पहचान तर्क से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, उस दिन वो जगह शिक्षा का केंद्र नहीं रहती, वो बस नियंत्रित इलाका बन जाती है। और सच्ची इक्विटी का अर्थ यह नहीं है कि कुछ वर्गों को सुरक्षा मिले और कुछ को मौन सहनशीलता सिखाई जाए। सच्ची इक्विटी का अर्थ है हर जाति, हर वर्ग, हर लिंग और हर छात्र के लिए समान गरिमा और समान संरक्षण।